अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे चैप्टर 4 ड्रग मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं। जीनोबायोटिक क्या होता है? फॉरेन केमिकल कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो क्या करते हैं हम, ये नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल है, इसको कन्वर्ट करेंगे पोलर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में ताकि ये इजीली एलिमिनेट हो सके। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके टॉक्सिक मेटाबोलाइट से। मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रही होती थी? लीवर में, यानी लीवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब क्या होता है, जो हमारे पास प्रो ड्रग्स होती हैं यानी जो एक्टिव ड्रग्स नहीं होती, जब उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो एक्टिव ड्रग्स होती हैं या वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनएक्टिव ड्रग्स में, या जो एक्टिव ड्रग्स होती हैं उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं, यानी वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और वो जो उसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं। जो प्रो एक्टिव ड्रग्स थी वो आके लीवर में मेटाबोलाइज्ड होने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे जो है टॉक्सिसिटी कम होगी, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? इंजाइमेटिक होती है या नॉन इंजाइमेटिक होती है? जो इंजाइमेटिक होती है उसमें माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल होता है। इंजाइमेटिक माइक्रोसोमल में इंजाइमेटिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कहाँ? माइक्रोसोम्स में। माइक्रोसोम्स क्या है? वेसिकल्स हैं जो ड्राइव होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनमें कौन से एंजाइम्स होते हैं? माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 और मोनोऑक्सीजिनेज फैमिली के एंजाइम्स जो ड्रग को ऑक्सीडाइज करते हैं। इनकी लोकेशन क्या है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कहाँ? लीवर में। लीवर से ऊपर लंग्स होता है, लीवर के पीछे किडनी होती है और लीवर के नीचे इंटेस्टाइन होती है। ये एक सीक्वेंस में याद कर लो, ये याद रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? ये एंजाइम्स है ना, तो ये कैटालाइज करेंगे फ़ेज़ 1 रिएक्शंस को और फ़ेज़ 2 रिएक्शंस को। फ़ेज़ 1 रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। और फ़ेज़ 2 रिएक्शन में कॉन्जुगेशन होती है। इसमें कौन सी है? ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन है। अब क्या एंजाइमेटिक माइक्रोसोमल बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे जेनेटिक पॉलीमर्स का इफेक्ट होता है? जेनेटिक पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमीन मैनी, मॉर्फ्स मीन फॉर्म, यानी पर्टिकुलर जीन के लिए, क्योंकि जेनेटिक पॉलीमर्स है ना, तो पर्टिकुलर जीन के लिए जब एक से ज़्यादा एलील होती हैं उसे कहते हैं जेनेटिक पॉलीमर्स। ये जो है ये इसको अफेक्ट करता है। अब इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इंड्यूसर्स जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को ज़्यादा करवाते हैं, उनके एंजाइम्स को सिंथेसाइज करवाते हैं। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो सबस्ट्रेट की मेटाबॉलिज्म को कम करवाते हैं। इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स का क्या एंजाइमेटिक माइक्रोसोम्स पे इफेक्ट होता है। एंजाइमेटिक नॉन माइक्रोसोमल बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? यानी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं हो रही क्योंकि ये नॉन माइक्रोसोमल है। तो फिर ये कहाँ होती है? लीवर के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? ये ऐसे याद कर लो, अम्मी ने ट्रांसफ़र किया ईस्टर म्याऊ को। म्याऊ एमईओ क्या है? मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, ईस्ट्रेज, अमाइनीडेज और ट्रांसफेरेज। क्योंकि इंजाइमेटिक नॉन माइक्रोसोमल में सारे फ़ेज़ 2 रिएक्शन हो रहे होते हैं, यानी कॉन्जुगेशन हो रही होती है। और इसकी एग्जांपल्स ये हैं। जेनेटिक पॉलीमर्स इसको शायद जो है वो अफेक्ट करती है। इनहिबिटर्स और इंड्यूसर्स का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नॉन एंजाइमेटिक को हुफमैन एलिमिनेशन भी कहते हैं, यानी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसमें क्या होता है? इसमें जो क्वाटर्नरी कंपाउंड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में रीअरेंजमेंट होती है और टर्शरी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। इस तरह इनको मेटाबोलाइज किया जाता है और बॉडी से एलिमिनेट करवाया जाता है। इसकी लोकेशन क्या है? प्लाज्मा है। इसकी एग्जांपल क्या है? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो ड्रग्स होती हैं वो हैं जो आप यूज़ करते हो ड्यूरिंग सर्जरी। एग्जांपल एट्राक्यूरियम। जो जेनेटिक पॉलीमर्स है वो इसको अफेक्ट नहीं करता, ना ही इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स। माइक्रोसोमल एंजाइम्स में कौन से थे? साइटोक्रोम P450 थे। ये हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं, इनको ऐसे लिखा जाता है। साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं उनसे पहले CYP लिखा जाता है, फिर उनकी फैमिली, फिर सब फैमिली, फिर जीन आइडेंटिफिकेशन का नंबर लिखा जाता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? वो ड्रग्स होती हैं जिसको एंजाइम्स ने मेटाबोलाइज करना होता है,
इंड्यूसर्स क्या करते हैं, वो ड्रग की सिंथेसिस को ज़्यादा करवाते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को ज़्यादा करवाते हैं। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो ड्रग की या सबस्ट्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है उसको कम करवाते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम मैक्सिमम ड्रग मेटाबॉलिज्म करवाता है, वो 3A4 होता है। ये 50% जो है ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवाता है। ज़्यादा ड्रग्स को 3A4 ही मेटाबोलाइज करवाता है। उसके बाद 2D6, ये दोनों याद कर लेना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें ये रिएक्शन होता है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। जो ड्रग थी वो लाइपोफिलिक थी, वो फ़ेज़ 1 में गई। फ़ेज़ 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होती है। जो ड्रग्स हैं वो फ़ेज़ 1 के बाद ही इनएक्टिव हो जाती हैं और बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। और जो कुछ होती हैं वो फ़ेज़ 2 रिएक्शन में जाती हैं, उनकी कॉन्जुगेशन होती है और इसके बाद वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 रिएक्शन का डिफरेंस क्या है? जो फ़ेज़ 1 रिएक्शन होता है उसमें जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो कन्वर्ट होती है वाटर सॉल्युबल में और वो एक्सक्रीट हो जाती है, या फिर वो कन्वर्ट होती है ड्रग एक्टिव फॉर्म में, या उसके अंदर हम पॉलर फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंसर्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसलिए इसका नाम फंक्शनलाइजेशन भी है और नो सिंथेटिक भी है। जो फ़ेज़ 2 रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बना था उसकी सॉल्युबिलिटी को और ज़्यादा करवाया जाता है बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो पोलर मॉइटी होती है जैसे ग्लूक्रोनेट, एसीटेट, सल्फेट, ग्लूटाथायोन, ग्लाइसिन और मिथाइल, इन सबको जो है कॉन्जुगेट करवाया जाता है। इसको सिंथेटिक और कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इसमें कौन से मेटाबोलाइट्स बनते हैं, पोलर, एक्टिव या इनएक्टिव या अनचेंज मेटाबोलाइट्स बनते हैं। इसमें पोलर या यूजुअली जो है इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाता है। ये हम क्यों करवाते हैं, ताकि फैसिलिटेट कर सके एक्सक्रीशन को। इसको एक्सक्रीट करवा देगा यूरिन में, फीसिस में, बाल में। इसमें क्या होता है, ये इसको या तो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करवाता है या फिर उसको इनएक्टिव करवा देता है। इसमें कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, साइटोक्रोम P450 के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कौन से होते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रही है ना, तो ट्रांसफरेज एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब जो फ़ेज़ 1 रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होता है। ऑक्सीडेशन P450 डिपेंडेंट भी हो सकती है, P450 इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। हाइड्रोक्सिलेशन की ड्रग्स ऐसे याद कर लो, अम्मी ने फेंका, बारबी, और वो होता है ना धूमता ना वो गिर रहे होते हैं ये उसकी कोई चीज़, तो वो कहती है आई, ठीक है। तो आइबू, ठीक है, आइबू प्रोफेन, प्रो इसमें भी है, प्रो से क्या बनता है, प्रोप्रेनोल भी बनता है, ठीक है। और पी फेनाटोइन, और फिर वॉर शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी बार भी फेंक दी जाती है। बोंगी मारी है, याद हो जाएगा वैसे इससे। एम्फेटामाइन, बारबिचुरेट, आइबुप्रोफेन, फेनाटोइन, प्रोप्रेनोल, वॉरफेरिन। एन एल्काइलेशन उनमें होती है जो ड्रग्स होती हैं जिनसे आपको एडिक्शन होती है ना, वो वाली, जैसे कैफ़ीन जो आपको कॉफ़ी से मिलती है, थायोफाइलाइन जो आपको चाय से मिलती है, और मॉर्फिन। ओ डी एल्काइलेशन में कोडीन होता है, ओडी, ठीक है। एन ऑक्सीडेशन, नो, ठीक है, नो निकोटीन नहीं लो वरना SC अम्मी पिटाई करेगी ना, तो ये इस तरह याद कर लो। एन ऑक्सीडेशन में निकोटीन, एसिटामाइनोफिन, ठीक है। एस ऑक्सीडेशन में CT, क्लोरोप्रोमाजीन, सिमेटिडीन, थायोराइडाजीन। डी अमाइनेशन में अमाइन, जिनमें आ रहा है ना वो वाली ड्रग्स हैं, जैसे एम्फेटामाइन, ठीक है, और एम इसमें आ रहा है देखो, डाइजीपैम। ऑक्सीडेशन P450 डिपेंडेंट कौन सी होती है, अमाइन ऑक्सीडेशन होती है, डिहाइड्रोजनेशन होती है। जो अमाइन ऑक्सीडेशन होती है उसमें एपिनेफ्रीन आता है। डिहाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन किससे ले सकते हो, जिसमें हाइड्रोजन होगा, तो यानी क्लोरल हाइड्रेट से लोगे, क्योंकि इसमें पहले बहुत ज़्यादा पानी है तो उससे हाइड्रोजन ले सकते हो। और एथानॉल से, एथानॉल में OH ग्रुप है। रिडक्शन में CD याद कर लो, क्लोरो एम्फेनाकोल, क्लोनजीपाम। हाइड्रोलिसिस में ईस्टर्स और अमाइड्स होते हैं, ठीक है। जो ईस्टर्स हैं उसमें एस्पिरिन, सक्सिनाइलकोलिन, ये याद कर लो। अमाइड्स में जो है प्रोकेनामाइड, ठीक है, माइड आ रहा है इसमें, लिडोकेन, इंडोमेथासीन।
जो ड्रग्स होती हैं उनके नाम तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, फिर ही वो याद रखती हैं। अब जो फेज़ 2 रिएक्शन होता है इसमें कॉन्जुगेशन होनी होती है। अगर ग्लूक्रोनाइड के साथ हुई है तो ग्लूक्रोनेडेशन हो रही है, एसिटाइलेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, सल्फेटेशन और मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मी मतलब अंदर अंदर हमारे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली भी होती हैं, जो ड्रग के तौर पे भी ले सकते हो, वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन, डोपामीन, हिस्टामीन, थायोयूरिसिन। सल्फेटेशन में एसिटामाइनोफेन और मिथाइल डोपा। जो एसिटामाइनोफेन है वो ग्लूक्रोनेडेशन से भी जो है एलिमिनेट होता है। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में सारे एसिड्स आ जाएंगे, जैसे सैलिसिलिक एसिड, निकोटीनिक एसिड, नियासिन भी कहते हैं इसको। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में एथाक्राइनिक एसिड है। ये ऐसे याद कर लो कि उसको ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन नहीं लगे तो वो वहाँ रोने लग गया, उन्होंने कहा कि इधर नहीं रो, ठीक है, एथाक्राइनिक एसिड। एसिटाइलेशन में आइसोनेज़िड, सल्फोनामाइड और क्लोनाजिपान याद कर लो। ग्लूक्रोनेडेशन में एसिटामाइनोफिन, डायज़ापिन, मॉर्फिन, ये याद कर लो। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको केमिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों अफेक्ट करते हैं। केमिकल फैक्टर्स में एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन आ जाती है और सुसाइड इनहिबिटर्स आ जाता है। एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स थे उनकी सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स में फेनाटोइन, फिनोबार्बिटोल, बार्बिचुरेट, ये याद कर लो, और रिफेम्पिन। रिफेम्पिन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइवा में भी पूछ सकता है। ये क्या है कि आप एक पेशेंट को रिफेम्पिन दे रहे हो और वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ले रहा है, ठीक है, और उसको प्रेगनेंसी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? ये इस वजह से नहीं होती है, रिफेम्पिन क्या करे, एंजाइम इंडक्शन करवा रहा है। वो क्या करेगा, वो एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा करवा देगा, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स ले रहे हो वो उसको जल्दी से मेटाबोलाइज करेगा और बॉडी से एलिमिनेट करवाता जाएगा। इस तरह उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो कम आएगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। कार्बामेज़ेपिन, ये क्या है, ऑटो इंड्यूसर्स होता है। सुसाइड इनहिबिटर में कौन सी ड्रग है, स्पाइरोनोलेक्टोन। एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म होती है ना सबस्ट्रेट की या ड्रग की, वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसमें एग्जांपल जो है वो याद करनी है, ग्रेप फ्रूट जूस। सिमेटेडाइन क्या करेगा, एंजाइम इंडक्शन करवाएगा, यानी प्रोप्रानोलोल जो ड्रग है उसके मेटाबॉलिज्म को कम करवा देगा। प्रोप्रानोलोल क्या था, वो बीटा ब्लॉकर था। जो प्रोप्रानोलोल है वो बीटा ब्लॉकर है, और जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, जिन्होंने हार्ट रेट को ज़्यादा करवाना होता है। तो अगर प्रोप्रानोलोल ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये क्या करवाएगा, ये ब्रेडिकार्डिया करवाएगा, या हार्ट रेट को डिक्रीज़ करवा देगा। सल्फोनामाइड क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करवा देगा फेनाटोइन के मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा लेवल ज़्यादा हो जाएगा फेनाटोइन का, जो कि टॉक्सिक है। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ये क्या करता है, ये ड्रग को एक्सपेल कराता है सेल से इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ये कहाँ कहाँ होता है, ये एपिथेलियल सेल्स पे होता है, ये कैंसर सेल्स पे होता है। एपिथेलियल सेल्स किन किन की, जीआईटी, लीवर, किडनी और ब्रेन की। ये क्योंकि जीआईटी के एपिथेलियल सेल्स पे, तो ये क्या करेगा, ड्रग को पम्प करवाएगा बैक इनटू द गट ल्यूमेन, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को जो है अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसको एक्सक्रीट करवा देगा बाइल में और बॉडी से एलिमिनेट करवा देगा। पी ग्लाइकोप्रोटीन ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करके रखेगी, वो ड्रग को एंटर नहीं होने देगी ब्रेन में। तो इंटेस्टाइन पी ग्लाइकोप्रोटीन का इनहिबिटर कौन कौन से हैं, वेरापेमिल जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, फ्योरानोकोमैरिक जिसमें ग्रेप फ्रूट जूस का कॉम्पोनेंट है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक एज, क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं ना उनमें साइटोक्रोम P450 सही से अभी डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए उनमें मेटाबॉलिज्म जो है वो कम होती है। जो एल्डर पेशेंट होते हैं उनमें भी ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है, मेटाबॉलिज्म भी कम होती है, ठीक है। जेंडर्स, जो मेल होता है ना उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है फीमेल से, तो उनमें मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा होती है। टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म क्या होती है, इसमें जो एक्टिव ड्रग होती है वो कन्वर्ट होती है एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स में।
इसकी एग्जांपल क्या है, अल्कोहल है, जैसे मिथाइल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल। जब आप लार्ज डोज लेते हो एसिटामाइनोफेन की, जो एसिटामाइनोफेन है इसकी फ़ेज़ 2 में कॉन्जुगेशन होती है। इसकी कॉन्जुगेशन होती है सल्फ़ेट के साथ, ग्लूक्रोनाइड के साथ। अगर मैं P450 इंडक्शन ड्रग्स दूँ जो इंड्यूस करवाएंगी साइटोक्रोम P450 को, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी वो ज़्यादा हो गई, तो एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। और ये तब भी होते हैं जब लीवर में सल्फ़ेट और ग्लूक्रोनाइड की डिप्लीशन हो जाए, तब भी एक्टिव मेटाबोलाइट्स ज़्यादा बनते हैं और ये क्या करवाते हैं, हेपेटिक सेल डेथ करवाते हैं।